हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सप्लेन किया एंड साथ में उनका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमने किया। तो अब हम स्मॉल सब टॉपिक्स करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दिस वीडियो में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है एंड साथ में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। सो लेट अस टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये छोटा सा सब टॉपिक है, ये डेफिनेशन है, ये आ सकता है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। जो फोर्स ऑफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो उसका हमने पहले लॉ पढ़ा है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और म्यू हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये बनेगा एफ इज इक्वल टू म्यू आर। इसको रखेंगे फर्स्ट। अब ये म्यू जो है इट इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो म्यू जो है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को लगाते हैं एंड दैट कांस्टेंट म्यू यहाँ पर हमने लगाया, तो ये रिलेशन बन गया एफ इज इक्वल टू एफ म्यू आर। इसको हम फर्स्ट रखेंगे। जो म्यू है तो म्यू को हम डिफाइन करेंगे, म्यू इज़ ए कांस्टेंट कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कंटैक्ट। जब दो सरफेसेस इन कंटैक्ट में आ जाते हैं उनमें जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू हम रखते हैं। म्यू इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इसको हम बोलते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कंटैक्ट। जो भी दो सरफेसेस इन कंटैक्ट में होते हैं उनमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो हम म्यू से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिलेगा म्यू किसके बराबर है। तो म्यू बराबर है, जब हम राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे म्यू आर इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ से म्यू हमें निकलेगा कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू किसके बराबर है, दैट इज़ एफ डिवाइडेड बाई आर। एफ डिवाइडेड बाई आर गो दिस इज, इसको हम सेकंड इक्वेशन रखेंगे। तो यहाँ से हम कोएफिशिएंट, यहाँ म्यू बराबर है एफ बटा आर, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हेंस कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कंटैक्ट is defined as the ratio of the force of limiting friction and normal direction between them. So बच्चों, you have to remember always that from here we got mu is equal to f divided by r from the equation first. We got mu is equal to f divided by r. So यहाँ we can define the coefficient of limiting friction between two surfaces in contact is defined as the ratio of force of limiting friction and normal reaction. With the ratio of force of limiting friction and normal reaction between them, between the two surfaces in contact. So you have to remember it always. If anybody asks you define coefficient of friction, so you will define that coefficient of limiting friction between any two surfaces in contact is defined as the ratio of force of friction and normal reaction between them, and the value of this mu it depends upon the nature of the surfaces in contact. वो दो जो भी नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट में है उनका उन पर डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड दूसरा मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट। सो नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट, इस पर जो वैल्यू ऑफ जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। सो द वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट। वो जो नेचर है सरफेसेस में, जो रफ सरफेसेस हैं या स्मूथ सरफेसेस है, जो नेचर ऑफ कंटैक्ट है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट, मटेरियल किस मटेरियल का जो सरफेसेस हैं, जो बॉडी दो बॉडी बने हैं जो इन कंटैक्ट में है, वो मटेरियल किस मटेरियल से बने हैं, इस पर वैल्यू ऑफ जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है। यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम डिनोट करते हैं म्यू इक्वल एफ बाई आर। एंड नाउ
वी विल टेक अनदर स्मॉल डेफिनेशन, स्मॉल सब टॉपिक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको डिफाइन करते हैं? तो बच्चों, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कंटैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ and normal reaction r makes with the direction of the normal reaction r. It is represented by theta. So angle of friction बच्चों हम डिफाइन कर रहे हैं। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कंटैक्ट, इसको हम डिफाइन करेंगे एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो रिजल्टेंट ऑफ, जब हम रिजल्टेंट ले लेंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान, जो रिजल्टेंट होगा उनके दरमियान जो एंगल बनता है विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और उनके साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम डायग्राम के लिए हम इसको समझेंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्मॉल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं हम। The angle of friction between any two surfaces in contact is defined as the angle between, जो एंगल बनता है between इनके दरमियान, the force of limiting friction F and the normal reaction R, इनके दरमियान जो एंगल बनता है with the जो डायरेक्शन होता है with the direction of the normal reaction R, वो जो एंगल वहाँ पर बनता है it is represented by theta. वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन that is represented by theta. यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम के लिए। In figure, let P be the applied force and F be the force of friction. वो यहाँ पर एक ब्लॉक को हमने रखा है, एक टेबल पर रखा है और एक सरफेस पर रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि चलो let P जो है P be the applied force, ये जो P जो है अप्लाइड फोर्स हम करते हैं जिससे हम बॉडी को पुल करते हैं, और जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय F इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो हमने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा है, थर्ड लॉ में, कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स। सो यहाँ पर हम मानते हैं कि चलो लेट P बी द अप्लाइड फोर्स एंड F बी द नॉर्मल बी द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेट R बी द, यहाँ पर देखें R बी द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, R इज द नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस वेट ऑफ द ब्लॉक it be the actual weight of the body. वो दिस जो बॉडी है, ब्लॉक है, it is represented by weight of the body, that is represented by mg. So in by definition of angle of friction, एंगल AOC, यहाँ पर देखो कि फिगर में एक पैरेललोग्राम बनता है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा बनता है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये एंगल AOC, ये जो एंगल AOC है, इट इज इक्वल टू थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कंटैक्ट। वो दिस इज द ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, इट इज इक्वल टू थीटा, एंगल AOC, एंड इज द एंगल AOC इज इक्वल टू थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कंटैक्ट। जैसे हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया था कि द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कंटैक्ट is defined as the angle which the resultant of the force of friction, and normal reaction. वो resultant of force of friction and normal reaction, ये इनका resultant है। वो angle of friction between any two surfaces in contact is defined as the angle which the resultant, ये resultant है इन दोनों का, which is the result of force of limiting friction and normal reaction R makes with the direction of the normal reaction. So बच्चों, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कंटैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल विच ए रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इनका जो रिजल्टेंट है, दिस रिप्रेजेंटेड बाय OC, इनका जो F और R के दरमियान इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय OC। और ये जो रिजल्टेंट जो है, ये जो एंगल बनाता है विद द मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। वो ये जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ
angle of friction. It represents theta, it is represented by theta, and it is known as the angle of friction. So angle AOC is equal theta. यहाँ पर बॉडी दोबारा हम फिगर को रेफर करेंगे. Angle AOC is equal to theta is the angle of friction between the two bodies in contact. So relation between mu and theta, mu है coefficient of friction and theta है angle of friction. इनके दरमियान क्या रिलेशन है? That is in given by, यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लेंगे AOC. We will consider this triangle AOC to find the relation between mu and theta, where mu is coefficient of friction and theta is the angle of friction. इनके दरमियान क्या रिलेशन है? So for that we will take this triangle, consider this triangle AOC. वो this triangle we will consider. We will take tan theta. वो ये थीटा है, थीटा के अपोज में जो भी साइड होता है ट्रायंगल का वो होता है परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम ले लेंगे tan थीटा. tan थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो यहाँ पर देखेंगे थीटा के अपोज में परपेंडिकुलर होता है, तो AC परपेंडिकुलर है और AO रिप्रेजेंट्स द बेस ऑफ द ट्रायंगल. सो in the figure AOC, in the triangle AOC, the tan theta is equal to AC divided by AO, perpendicular by base, and that is equal to, ये जो AC जो है AC इक्वल एंड पैरेलल है टू OB, वो AC के बदले हम OB लिख सकते हैं. एंड ये जो OA है, OA इज इक्वल एंड पैरेलल टू OA, तो OA लिखेंगे. तो जो OA है ये भी पैरेलल एंड इक्वल टू BC है, लेकिन AC के बदले हम लिखेंगे OB. सो AC के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे OB, क्योंकि दीज आर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल ऑफ द पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. विल से दैट इज OB बाय OA. वो AC के बदले हमने लिखा OB, ये साइड लिखा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर और इक्वल है. इसी तरह ये साइड और ये साइड बराबर और इक्वल है. सो ये बनेगा AC बाय OA इज इक्वल टू OB बाय OA इज इक्वल टू OBF है. सो OB जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये F रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग अपोज फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज F. एंड OA किसके बराबर है? OAR है रिएक्शन, वो F बाई R इज इक्वल टू म्यू. सो tan थीटा इज इक्वल टू AC बाई OA इज इक्वल टू OB बाई OA इज इक्वल टू F बटा R. मगर F बटा R किसके बराबर है? F बटा R इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू, जो हमने पढ़ा अभी इसी वीडियो में हमने पढ़ा. कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज म्यू इज इक्वल टू F बाई R. वो F बाई R बराबर है म्यू. सो यहाँ म्यू वो दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. सो यहाँ से हमें क्या पता चला? दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. सो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट. सो वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट. जिस तरह कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू ये डिपेंड करता है नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट, इसी तरह एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट ऑल्सो डिपेंड्स, इसका वैल्यू भी डिपेंड होता है ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट. सो बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा एंगल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ा. कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है उसको डिफाइन किया हमने, उसका वैल्यू डिपेंड किस पर है, उसका वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन उस पर वैल्यू किस पर डिपेंड करता है. फिर हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा इस वीडियो में, उसको डायग्रामिकली हमने अंडरस्टैंड किया यहाँ पर, एंड वहाँ पर हमने निकला म्यू इक्वल tan थीटा. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी वैल्यू जो है डिपेंड करता है नेचर एंड मटेरियल ऑफ द surface in contact. So I hope you will understand it in a very better way when you will repeat the videos 1 or 2 times, and when you consult your study material you will be able to understand in a better way. Thank you very much.